नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डालने के निर्देश। परीक्षा केंद्र की भी पूरी जानकारी डाली जाए। सचिवालय में धामी कैबिनेट बैठक खत्म। बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सेवाओं के दामों में की गई कटौती। लोकसभा चुनावी हार पर कांग्रेस का मंथन। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करेगी हार की समीक्षा। हार के कारणों को जानने की होगी कोशिश। हल्द्वानी में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मजाक। 7 परिवारों को दिए गए राहत चेक हुए बाउंस। आपको बता दें, सरकार प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कालाडूंगी रामनगर मार्ग स्टेट हाईवे भारी वाहनों के लिए खुला। पुलिया के बह जाने से बंद हुआ था यातायात। सुरक्षित सड़क पर आवागमन शुरू। उत्तराखंड में मानसून पकड़ेगा रफ्तार। कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला सामने आया है। 4 धाम के नाम से मंदिर नहीं बन सकेगा। कोई ट्रस्ट भी नहीं बनाया जा सकेगा। नियम बनाने के प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। 4 धाम के नाम से कोई मंदिर नहीं बन सकेगा। कोई ट्रस्ट भी इस नाम से नहीं बना सकेगा मंदिर। तो कोई भी ट्रस्ट इस नाम से मंदिर नहीं बना सकेगा। 4 धामों के जो नाम पर है वो पाबंदी लगाई गई है। नियम बनाने के प्रस्ताव को अब मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सेवाओं के दामों में कटौती की गई है। कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए गए हैं। नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन सरकार खुद करेगी, यह अहम फैसला लिया गया है। जबकि उत्तराखंड कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 22 प्रस्तावों पर कुल मिलाकर मुहर लगी है। 4 धामों के नाम से मंदिर नहीं बन सकेगा। तो अब ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि कोई भी मंदिर अब 4 धाम के नाम से नहीं बन सकेगा। कोई भी ट्रस्ट नहीं बना सकेगा मंदिर। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के नाम के विवाद के बाद अब यह फैसला लिया गया है। नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें अब 4 धामों के नाम पर कोई मंदिर नहीं बना सकेगा। ना ही कोई ट्रस्ट इस मंदिर को इन नामों का इस्तेमाल करके मंदिर बना सकेगा। इसके अलावा नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन सरकार खुद करेगी, ये भी अहम फैसला लिया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट में कुल मिलाकर 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की से अगली खबर है, जहां राजस्थान के कांवड़ियों की मौत हुई है। आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर मौत हुई है। कैंटर और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हुई है। डीसीएम के नीचे दबने से कांवड़ी की मौत हुई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा था कांवड़िया। रेवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है कांवड़िया। हादसे के बाद कैंटर डीसीएम चालक मौके से फरार हुआ है। उजाला फैक्ट्री हाईवे के पास यह हादसा हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो कांवड़िया की मौत हुई है। रेवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है ये कांवड़िया। हादसे के बाद कैंटर डीसीएम चालक मौके से फरार हुआ है। आपको बता दें, उजाला फैक्ट्री हाईवे के पास ये हादसा हुआ है। इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रेवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है कांवड़िया। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से कैंटर ने रौंदा है। डीसीएम और कैंटर की टक्कर हुई है। इस दौरान कांवड़िए की मौत हुई है। उसके नीचे दबने से कांवड़िए की मौत हुई है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर कांवड़िए की मौत हुई है। इस वक्त ये अहम खबर, तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कैंटर और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हुई। इस दौरान कांवड़िया उसके चपेट में आया है और उसकी मौके पर ही मौत हुई है। डीसीएम के नीचे दबने से कांवड़िए की मौत हुई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा था ये कांवड़िया। इस दौरान ये हादसा हुआ जिसमें उसकी मौत हुई है। कैंटर चालक मौके से फरार हुआ है।
तो कैंटर और डीसीएम दोनों के चालक मौके से फरार हुए हैं। दोनों गाड़ियों में टक्कर हुई, इस बीच कांवड़िए की दबने से मौत हुई है। और प्रिंस शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, कैंटर और डीसीएम की टक्कर में कांवड़िया जो है वो फंसा है, कांवड़िए की दबकर मौत हुई है, क्या कुछ है पूरा मामला? बता दूं कि जो घटनाक्रम है पूरा मंगलौर क्षेत्र का है, जहां पर एक टैंकर और कैंटर की और डीसीएम की भिड़ंत हुई है। बात की जाए, तेज रफ्तार ट्रक आ रहा जो डीसीएम है वो आ रहा था, जिसकी चपेट में आकर पिता पुत्र थे, पिता की मौत हो गई है। 45 वर्षीय जो राजस्थान का युवक बताया जा रहा है, जो कि जल लेकर अपने गंतव्य के लिए निकल रहा था, और जब डीसीएम पलटा और डीसीएम की चपेट में आने से जो है उसके युवक की मौत हो गई। जिसके बाद वहाँ मौके पर काफी युवक कांवड़िए भी इकट्ठा हुए हैं और मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस के द्वारा जो है डीसीएम को उठवाया गया और शव को बाहर निकलवाकर पंचनामे के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। वहीं बात की जाए, जो कैंटर का चालक था और साथ ही डीसीएम का चालक था, दोनों ही चालक मौके से फरार हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है और पूरी मामले की जांच में जुट गई है। जी हाँ प्रिंस, कोई कांवड़िया घायल भी हुआ है क्या? जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में बात की जाए, मैं जैसे कि बताया कि पिता पुत्र दोनों कांवड़ लेकर जा रहे थे, जिसमें पिता की मौत हो गई है, जो उनका पुत्र था वो भी घायल हुआ है। हालांकि हल्की चोटें उन्हें आई हैं, क्योंकि मौके से जैसे कि वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है भागते हुए नजर आ रहा है, लेकिन घायल उनका पुत्र हुआ है। और अन्य जो मौके पर जिसके बाद कांवड़िया पहुंचे और उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर स्थानीय लोगों को ने सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो शव को ट्रक से डीसीएम से नीचे से निकलवाया और सरकारी अस्पताल में पंचनामे के लिए भेजा गया है। जी प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कांवड़िए की मौत हुई है। आपको बता दें ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें डीसीएम और कैंटर की टक्कर हुई है और डीसीएम के नीचे दबकर कांवड़िए की मौत हुई है। हरिद्वार से जल भरकर राजस्थान के लिए निकला था ये कांवड़िया। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में बन रहा सिग्नेचर पुल भर कर गिरा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में बन रहा पहला सिग्नेचर पुल भर कर गिरा है। बद्रीनाथ हाईवे पर भर कर गिरा है पहला सिग्नेचर पुल। रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में बन रहा था पहला ये सिग्नेचर पुल। तो महत्वाकांक्षी परियोजना थी सिग्नेचर पुल की और ये पुल भर कर गिरा है। 110 मीटर ऊंचाई पर 110 मीटर लंबाई वाले सिग्नेचर ब्रिज जो ये है, ये धड़ाम हुआ है। हादसे के वक्त पुल पर कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर इस पे काम हो रहा होगा। तो प्रदेश में बन रहा पहला सिग्नेचर पुल जो है वो भर कर गिरा है। राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, उत्तराखंड का बहुप्रतीक्षित जो सिग्नेचर पुल है, पहला सिग्नेचर पुल है, ये भर कर गिर गया है। किस तरीके का ये निर्माण हो रहा था? बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। लगातार जो है ये निर्माणाधीन पुल है और नरकोटा के पास इस पुल को बनाया जा रहा था, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग से कनेक्टिविटी जो है इसकी जुड़नी थी ऋषिकेश के लिए, और लगातार ये भी इस निर्माणाधीन पुल एक बार गिर चुका था, लेकिन आज जो है ये दोबारा निर्माणाधीन पुल जो है वो एक बार दोबारा गिर गया है। करीबन इस बात की रही है कि कोई बड़ी घटना जो है इस पुल के साफ नहीं हुई है, लेकिन दोबारा इस पुल को बनाने की जो मशक्कत लगातार लंबे समय से चल रही थी, इसको दोबारा जो है कार्य जो है दोबारा लगातार जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल की यही सूचना है कि ये निर्माणाधीन पुल था और निर्माणाधीन पुल जो है ये दूसरी बार गिरा है। सिग्नेचर पुल के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन फिलहाल 2 बार जो है इसके गिरने से काम कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। जो समय से पहले इसको पूरा होना था तो अब और भी समय इसमें लग सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, लगातार पहाड़ों पर जिसमें बारिश और भूस्खलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पुल जो है वो कहीं ना कहीं खतरे की गर्ज पर है। और ये तो वो पुल है जो निर्माणाधीन था, हालांकि इससे कोई लेबर या कोई मजदूर जो है उस समय काम नहीं कर रहा था। जमींदार इस बात की है कि जान माल से बड़े नुकसान की जो सूचना है वो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये निर्माणाधीन पुल जो एक बार फिर से टूट गया है और इसको दोबारा समेट करके दोबारा बनाना एक बड़ा परिश्रम और एक कठिन काम जो है वो यहाँ पर बिहार की टीम के सामने देखने को। हाँ, निश्चित रूप से राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका
बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बहुप्रतीक्षित उत्तराखंड का ये सिग्नेचर पुल 110 मीटर लंबा ये सिग्नेचर ब्रिज धड़ाम हुआ है। बारिश का समय है, उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन और इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में ये सिग्नेचर पुल गिरा है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने जीत और हार पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव के लगभग 3 माह के बाद कांग्रेस भाजपा का हार जीत पर मंथन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक देहरादून में हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। ये कमेटी देहरादून पहुंच गई है। कमेटी 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के खराब प्रदर्शन का पता लगाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा और उपचुनाव के बाद मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने उत्तराखंड में मिली हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को उत्तराखंड भेजा है। ये कमेटी 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के खराब प्रदर्शन का पता लगाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल को उत्तराखंड में हार की समीक्षा के लिए भेजा। कमेटी की ओर से पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में हार के कारण तलाशे जाएंगे। ये अच्छा कदम है। हाईकमान को इस तरीके के निर्णय लेने भी चाहिए, क्योंकि सारा माहौल पूरे देश में उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए मुफीद था। यहाँ अग्निवीर का असर था, अंकिता भंडारी केस, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और सारे घटनाओं में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त पाए गए। चाहे अंकिता मर्डर केस में पुलकित आर्या हो, भर्ती घोटाले में चाहे हाकम सिंह हो, चाहे पटवारी पेपर लीक में बंगलौर का मंडल अध्यक्ष हो, ये सारे विषय हमारे फेवर में थे। गन्ना किसान नाराज थे, हरिद्वार में बाढ़ में कोई मदद सरकार ने की, वो हमारे फेवर में था, लेकिन उसके बाद भी हारे। तो समीक्षा इसी बात की होनी कि जब सब चीज़ हमारे अनुकूल था। सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं, जब चुनाव होते हैं समीक्षा करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस भी इस तरह जो समीक्षा की उनका अंदरूनी मामला है और उनको निश्चित रूप से उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से हमारी प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार नकारा है, उनकी समीक्षा से या किसी प्रकार से कोई कुछ भी करे, कुछ उनका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन की सरकार ने जो काम प्रदेश के अंदर किए हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों देने का जो काम किया है, उसके साथ उत्तराखंड की जनता खड़ी है। कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, कई यात्राएं निकाले, कुछ भी करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। राज्य के 5 लोकसभा सीटों में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जबकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की चिंता काफी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव को जीतकर थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। जीत से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ उपचुनाव को जीतने का भी दावा कर रही है। वहीं उपचुनाव में मिली हार पर भाजपा मंथन के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की रणनीति भी बना रही है। इसी बीच उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल इसी माह 2 वर्ष का पूर्ण होने जा रहा है, जिस पर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, तो उत्तराखंड में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को जुलाई में 2 वर्ष बने हुए हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में संगठन का काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और संगठन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। केदारनाथ में भी हम चुनाव बहुत ही सक्रियता से चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और केदारनाथ भी जीतेंगे। और जिस तरीके से केदारनाथ की आस्था में चोट करने का काम इन्होंने किया है, आज तक केदारनाथ का विकास नहीं कर पाए, दैवीय आपदा में जो नुकसान हुआ उतना काम नहीं कर पाए, और केदारनाथ से शिलाएं लेकर दिल्ली में केदार धाम बनाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की बात करती है, जगह जगह भाई ज्योतिर्लिंग तो एक ही जगह होगा ना, आप 10 जगह धाम बना देंगे क्या? किसने आपको अधिकार दे दिया? ये तो एक साजिश के तहत हमारे धामों को शिफ्ट करने की बात हो रही है। उत्तराखंड की जो धार्मिक परंपराएं हैं, सनातन धर्म की परंपरा, उनको समाप्त करने की बात हो रही है। कुल मिलाकर राज्य में तमाम दलों ने हार जीत पर मंथन के साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस को लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? आखिर क्या वजह रही कि लोकसभा जीतने के बावजूद भाजपा उपचुनाव हार गई?
सवाल तो ये भी है कि क्या इस हार के बाद भाजपा कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बीच क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सूर्य कुमार यादव T20 के नए कप्तान बनाए गए हैं। आपको बता दें, विश्व कप के बाद रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास लिया था। उसके बाद नए कप्तान की तलाश जारी थी। रोहित और विराट वनडे टीम का हिस्सा रहेंगे। T20 की अगर बात की जाए तो T20 में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, दो नाम ये प्रमुख रूप से चर्चा में थे कि इन्हीं दोनों में से कोई कप्तान बनाया जाएगा। और अब आखिरकार BCCI ने फैसला लिया है। सूर्य कुमार यादव T20 के नए कप्तान बनाए गए। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सूर्य, आपको बता दें, रोहित शर्मा बने रहेंगे वनडे टेस्ट के कप्तान। हर्षित राणा और रियान पराग को भी मौका मिला है श्रीलंका दौरे पर। सूर्य कुमार यादव T20 के नए कप्तान बने हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी कालाढूंगी रामनगर मार्ग स्टेट हाईवे 41 को बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यह मार्ग पिछले हफ्ते भारी बारिश के दौरान पुलिया के बाहर जाने से बाधित हो गया था, जिसको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा था। लेकिन अगले ही दिन भारी बारिश के चलते रिस्टोर का काम बाधित हुआ था और वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के मुताबिक स्टेट हाईवे 41 पर चकलुआ के समीप बाधित हुए सड़क को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया गया है। वाहनों का आवागमन भी पूरी तरीके से अब सुचारू रूप से जारी है। स्टेट हाईवे 41 पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी हो रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सड़क पूर्ण रूप से अब सुरक्षित है, जिस पर यातायात बेहतर रूप से चल रहा है। हाईवे 41 कालाढूंगी रोड, जहां चकलुआ के पास एक पुलिया हमारे आधी अबटमेंट्स का क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको उसी समय ही ठीक कर लिया गया था। और आप लोग विदित हैं कि उस रात फिर बहुत बारिश आई थी, लेकिन उसको नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया है। अब हमने प्लम कंक्रीट से उसके अबेटमेंट का निर्माण कर लिया है और इस समय जो पुलिया की हालत बिल्कुल ठीक है और उसमें हमने बड़े वाहनों को भी उनकी आवाजाही सुनिश्चित करा ली है। अब किसी प्रकार से कोई यातायात में व्यवधान नहीं है, सभी वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में हुई भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब पार्टी के एक वर्ग तक कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश से मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने बताया कि लोकसभा में 500 सीटों को जीतने के लिए बूथ स्तर तक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी संगठन में लंबे समय रुके हुए चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए जल्द ही कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर दी जाएगी। जल्द ही भाजपा में मंडल स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होने हैं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा और आगामी महीनों में जल्द ही भाजपा संगठन के चुनाव हो सकते हैं। मैं इससे फोन से नहीं कटवाता हूं, मैं ऑफिस में बोलना पड़ता है। कर लिया काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें हमारे करीब 1350 प्रदेश के पदाधिकारी और मंडलों तक के मंडल अध्यक्ष हमारे इसमें शामिल हुए और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार से उसमें चर्चा की गई और आगे के कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने तय किए गए हैं। और सबसे पहला जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जो भी चलाया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी उत्साह के साथ प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आम मतदाता है उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए जाने हैं। इसके साथ ही अभी आगामी, क्योंकि हमारे सदस्यता अभियान का भी अभियान चलाया जाएगा, इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया संगठन की शुरू होने जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की है। सांसद पीएल पूनिया पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। वहीं नैनीताल से लोकसभा प्रत्याशी सांसद
प्रकाश जोशी एवं अल्मोड़ा सीट से लोकसभा सांसद प्रत्याशी प्रदीप टमटा भी मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद पीएल पुनिया कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समीक्षा बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हालांकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर भर्ती, पेपर लीक प्रकरण, घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड को कांग्रेस ने उठाया था, बावजूद इसके पार्टी को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। तो इसलिए पार्टी में समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें हार के कारणों पर गौर किया जाएगा। ये अच्छा कदम है, हाईकमान को इस तरीके के निर्णय लेने भी चाहिए, क्योंकि सारा माहौल पूरे देश में उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए मुफीद था। यहाँ अग्निवीर का असर था, अंकिता भंडारी केस, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और सारे घटनाओं में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त पाए गए। चाहे अंकिता मर्डर केस में पुलकित आर्या हो, भर्ती घोटाले में चाहे हाकम सिंह हो, चाहे पटवारी पेपर लीक में बंगलौर का मंडल अध्यक्ष हो, ये सारे विषय हमारे फेवर में थे। गन्ना किसान नाराज थे, हरिद्वार में बाढ़ में कोई मदद सरकार ने की, वो हमारे फेवर में था, लेकिन उसके बाद भी हारे। तो समीक्षा इसी बात की होनी कि जब सब चीज़ हमारे अनुकूल था और 2 महीने बाद हम दोनों बाई इलेक्शन जीत गए, इसका मतलब जनता में आक्रोश भी था बीजेपी को लेकर। उसके बाद भी अगर हम चुनाव हारे हैं तो उसके कुछ ना कुछ कारण होंगे। उसी चीज़ की नब्ज टटोलने के लिए आदरणीय खड़गे जी ने और राहुल जी ने पुनिया साहब को यहाँ भेजा है। वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर है। बैठक लोकसभा वाइज हो रही है। अभी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोगों से उन्होंने अलग अलग मुलाकात करी है। इसके बाद नैनीताल लोकसभा के लोगों से मुलाकात करेंगे। 2 दिन आगे ये बैठक चल रही है। इसमें लोकसभा चुनाव पर समीक्षा है, क्या कारण रहे, क्या होना चाहिए था, क्या कमियां रही और आगे क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर ये दिल्ली इस रिपोर्ट को भेजेंगे। पीएल पुनिया जी हमारे काफ़ी सीनियर लीडर हैं और यहाँ किन कारणों से उत्तराखंड में हम चुनाव नहीं जीत पाए, इस पर समीक्षा कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून वन प्रभाग की वन रेंज में बने इको पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गहरोला ने सांस्कृतिक और हरियाली के प्रतीक हरेला पर्व के अवसर पर विभिन्न प्रजाति के पेड़ विविधता विधिवत पूजा अर्चना के बाद लगाकर पेड़ों के संरक्षण का संकल्प लिया। थानों में शहीद नरपाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में भी सांसद और विधायक ने पौधे लगाए और स्कूली बच्चों में हरियाली के प्रति जागरूकता पैदा की। कार्यक्रम में देहरादून वन प्रभाग के डीएफओ नीरज कुमार, थानों के रेंजर एलन डोभाल के साथ क्षेत्र के तमाम लोगों ने भी पेड़ लगाकर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। बहुत सुंदर जगह है जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए और प्रकृति के बारे में जानने समझने के लिए। तो इसमें आज हमने लगभग 70 पौधे लगाए हैं, जिसमें कि रुद्राक्ष है, आंवला है, जामुन है, बेल है, अमलतास है। इस तरह के बहुत ही सुंदर शोभा फलदार और दूसरे छायादार पौधे लगाए हैं। तो ये इसी के क्रम में चूँकि देहरादून जनपद में और पूरे हमारे प्रदेश में इस समय हरेला का एक बृहद व्यापक वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, जिसमें देहरादून जनपद में ही 10 लाख से ज़्यादा पौधे हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें कि वन विभाग का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो 6,82,000 पौधे तो वन विभाग ही लगा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरकार की मसीही तो है ही, लेकिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी आज यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज नहीं, लगातार लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समाज की जागरूकता का परिचय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, एक वृक्ष माँ के नाम, इसने भावात्मक रूप से और गहरी छाप छोड़ी है। ये साफ साफ महसूस हो रहा है। इस बार भारी संख्या में लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ वृक्ष हाथ में लेकर, कहीं पर अपनी माता का फोटो साथ में लेकर के और वृक्षारोपण कर रहे हैं।